ज्योतिष के अंदर हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट्स को यूज करते हैं और ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट हर एक एस्ट्रोलॉजर अपने तरीके से इन्हें यूटिलाइज करता है। अक्सर ये देखा गया है कि इन एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में मिसकंसेप्ट बहुत ज्यादा है, मतलब क्लैरिटी बहुत कम है। आपने नाम सुना होगा केंद्राधिपति दोष, कारको भावनाशय, कंबशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेटरी वॉर, रेट्रोगेशन ऑफ प्लेनेट और इस तरीके के कितने ही कंसेप्ट है जिनके बारे में हम कुछ चीज मानकर चलते हैं जबकि उनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। मैंने अभी जितने भी कंसेप्ट लिखे हैं लाइक केंद्राधिपति दोष, कारको भाव नाशय, अष्टम अधिपति दोष, रेट्रोगेशन ऑफ प्लेनेट, कंबशन ऑफ प्लेनेट। आप लिखिए, आप इनके बारे में क्या जानते हैं, आपका इनके बारे में क्या कंसेप्ट है, आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश जोशी, आपका एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। मैं आपको इनका एक्चुअल मीनिंग आज बताने की कोशिश करूंगा कि हम इन्हें क्या समझते हैं और एक्चुअल में इनका क्या मतलब है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा आप इनके बारे में क्या जानते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपली उस मिसकंसेप्ट को दूर करना है जो हमारे मन के अंदर है और हमको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम जब भी किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और वहां पर वो उसको जो लिखा होता है उसे हमें बता देते हैं और हम जिंदगी भर उसे लेकर चलते हैं, जबकि इनमें से कोई भी कंसेप्ट वैसा नहीं है जैसा लिखा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अंदर केंद्राधिपति दोष। एक चीज और मैं बीच में बता देता हूं, ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में यदि आप सीखना चाहते हो, आपके मिसकंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पर इनोवेटिव ज्योतिष में कुंडली एनालिसिस रिसर्च का कोर्स एक चलता है, कंटिन्यूअसली चलता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी अधिकतर सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है, मगर अभी भी कोई 5-10 सीट बाकी हैं। आप यदि उन्हें ज्वाइन करना चाहें तो हमारा नंबर है 9013798899। अब आ जाते हैं केंद्राधिपति दोष। जैसे ही इसके अंदर दोष लिखा हुआ है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई बुरी चीज है। केंद्राधिपति दोष एक डिफेक्ट है, मगर ये दोष का मतलब ये नहीं है कि ये दोष होने से आपके कोई खराब फल मिलेंगे। केंद्राधिपति दोष का मतलब क्या है और इसे दोष क्यों कहा जाता है और इसके खराब फल नहीं मिलते, इन 3 चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब भी किसी भी कुंडली के केंद्र स्थान होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां, उनमें शुभ ग्रहों की राशि हो। शुभ ग्रह आपके शुक्र और जुपिटर, बृहस्पति, ये दोनों अनकंडीशनल शुभ ग्रह हैं। यदि आपके केंद्र स्थानों में पहले, चौथे, 7वें, 10वें, अब पहले स्थान को तो हम लग्न मान लेते हैं, तो चौथे, 7वें, 10 को लीजिए। वहां पर यदि शुभ ग्रह की राशि है, बृहस्पति की राशि हो या शुक्र की राशि हो, यदि आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा शुभ ग्रह हो जाता है, चंद्रमा हमेशा शुभ ग्रह नहीं होता, चंद्रमा तभी शुभ ग्रह होगा जब वो आपका सूर्य से 90 डिग्री आगे पीछे हो, पक्ष बली को ही शुभ मानते हैं, उसकी राशि हो यदि वो सूर्य से 90 डिग्री से आगे पीछे हो। और इसी तरीके से यदि बुध की राशियां हो, मगर बुध किसी भी अशुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, उसकी राशियां यदि आपकी कुंडली के केंद्र स्थानों में है तो उसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। अब केंद्राधिपति दोष क्यों कहा जाता है, इसको हम दोष नाम क्यों दिया, और ये कोई आपका बुरा नहीं करता, इन 3 चीजों को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो शुभ ग्रहों का काम होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर शुभता लेकर आएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर अच्छाई लेकर आएंगे, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर पाराशर जी ने कहा लॉर्डशिप के बेस पर, स्वामित्व के बेस पर, यदि केंद्र स्थानों के स्वामी जो भी होते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो न्यूट्रल या सम हो जाते हैं। अब आपका एक शुभ ग्रह, सपोज हम मान लेते हैं जुपिटर, वो केंद्र स्थान का स्वामी बनकर न्यूट्रल हो गया, सम हो गया, तो जो जिस शुभ ग्रह को आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना था, अच्छाई लेकर आनी थी, आपको जिस शुभ ग्रह ने आगे बढ़ाना था, न्यूट्रल होने की वजह से अब वो अब आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होगा। आपको जो अच्छाइयां देनी थी, आपको जो उसने वेल्थ देनी थी, जो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा देनी थी, वो देने में वो कामयाब नहीं होगा। तो उसको जो आपकी अच्छाई करनी थी वो नहीं कर पा रहा है वो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका कुछ बुरा करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुका है, सम हो चुका है, ना वो अच्छा करने की स्थिति में है ना बुरा करने की स्थिति में है। तो जिस व्यक्ति को आपकी जिंदगी के अंदर अच्छा बदलाव करने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो अच्छा काम करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए इसको हम केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। इस दोष का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि यदि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो गए तो वो आपका कुछ बुरा करेंगे,
तो ये एक मिसकंसेप्शन है केंद्राधिपति दोष होने की वजह से। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो गए तो वो आपकी कुंडली के लिए कुछ खराब करने वाले हैं, आपके लिए कुछ खराब करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली दोष इसलिए बोला गया है कि शुभ ग्रहों का काम आपकी जिंदगी में शुभता या कुछ अच्छा करने का था, मगर केंद्र के स्वामी होकर वो अपनी शुभता को खो देते हैं और न्यूट्रल और सम हो जाते हैं, और सम होकर वो आपके लिए कोई रिमार्केबल अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए इसे हम केंद्राधिपति दोष बोलते हैं। आपने अपना नोट किया होगा कंसेप्ट, मैंने बताया होगा, दोनों को आप कंपेयर करिएगा। अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी क्लासों में भी बात किया करता हूं, वो है आपका किसी भी भाव का कारक यदि अपने ही भाव के अंदर बैठ जाए, जिसको हम एक बहुत ही बड़ा दोष मानकर चलते हैं। अक्सर लोगों को हमने देखा है आपका कार को भावनाशय बोल देते हैं, कार को भावनाशय। जिस भाव का कारक उसी भाव में बैठ गया तो उसको अक्सर आप बुक्स में भी एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। अब इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, आप क्या जानते हो इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली कार को भावनाशय का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कब कार को भावनाशय होगा और कब नहीं होगा। हमारी सभी कुंडली के 12 भावों के अलग अलग कारक हैं, जल्दी से मैं बता देता हूं। फर्स्ट भाव का कारक सूर्य होता है, और दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक जुपिटर या गुरु होता है। तीसरे और छठे भाव का कारक आपका मार्स होता है। छठे भाव का कारक शनि भी होता है नौकरी के लिए। चौथे भाव के मल्टीपल कारक होते हैं, काम के हिसाब से उसके कारक लेंगे। शिक्षा लेनी है, बुध को ले सकते हो, मां लेनी है, मून को ले सकते हो, जमीन लेनी है, मार्स को ले सकते हो। मल्टीपल कारक होते हैं चौथे भाव के। इसी तरीके से 7वें भाव के 2 कारक होते हैं, शुक्र और गुरु, जुपिटर एंड वीनस। 8वें और 12वें भाव के कारक शनिदेव होते हैं, और इसी तरीके से 10वें भाव के भी मल्टीपल कारक होते हैं। 10वां भाव का कारक नौकरी के लिए शनि होता है, बिजनेस के लिए बुध या मरकरी होता है, नेम फेम के लिए आपका जुपिटर होता है, और सूर्य होता है आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड और नेम फेम से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपकी इन कुंडलियों के कारक हैं। हमें कंसेप्ट क्या सिखाया गया, मैंने भी एग्जाम दी थी, मुझे भी यही सिखाया गया। बहुत समय तक मेरे दिमाग में भी यही था कि किसी भी भाव का कारक उस भाव में जाकर बैठ गया, हम उसे क्या कहते हैं, कार को भावनाशय हो गया। अब वो भाव को बर्बाद कर देगा, भाव के कारकत्व को बर्बाद कर देगा। मगर ये अपना अपने बिल्कुल ही मिसकंसेप्ट है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट ठीक है, मगर ये आधा है, बिल्कुल एक आधा अधूरा कंसेप्ट है। एक्चुअली किसी भी भाव के अंदर जब कारक जाकर बैठ जाता है, उस भाव को यदि अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर लें तब कार को भावनाशय होगा। उसका मैं कारण बता देता हूं। किसी भाव के रिजल्ट मिलने में 3 पैरामीटर्स होते हैं आपके। किसी भी भाव को आपको जिंदगी में किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, उसमें 3 पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। सबसे पहले भाव, वो जमीन की तरह काम करता है। भाव जमीन है जिसके अंदर आप कुछ बीज उगाओगे। कारक आपका बीज है, और जो उसका लॉर्ड है, स्वामी, वो आपका किसान है। तो तीनों यदि रेजोनेंस में होंगे, अच्छे होंगे, तभी आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो भाव आपका इंपॉर्टेंट हो गया, भावेश इंपॉर्टेंट हो गया, कारक इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, भावेश तो कहीं भी जाकर बैठा है, यदि भाव के अंदर ही कारक बैठ गया तो 2 चीज कॉमन होगी, भाव भी और उसी के अंदर कारक बैठ गया। सपोज 7वें भाव में शुक्र बैठ गया, तो 7वें भाव में शुक्र बैठा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कार को भावनाशय बिल्कुल भी नहीं है। मगर इसको सपोज मंगल देख लेता है, एक अशुभ ग्रह देख लेता है। अशुभ ग्रह देखने से अब 2 चीजें आपकी खराब होगी एक साथ। एक तो भाव भी खराब हो गया क्योंकि भाव को भी अशुभ ग्रह देख रहा है, और आपका कारक भी खराब हो गया। जब 3 में से 2 चीज खराब होगी, भाव, भावेश, कारक में से 2 चीज आपकी एफ्लिक्ट होगी, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप उस भाव के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उनमें संतुष्टि नहीं होगी। कारक जब पीड़ित होता है तो आपको रिजल्ट चाहे मिल जाए, कारक के पीड़ित होने पर रिजल्ट में रुकावट नहीं आती। यह भी एक कंसेप्ट मैं बता देता हूं। आपका कारक कितना भी पीड़ित हो, आपका सपोज शादी का कारक पीड़ित है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। आपका लैंड का कारक पीड़ित है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लैंड नहीं होगी। आपका संतान का कारक पीड़ित है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संतान नहीं होगी। मगर वो पीड़ित है तो ये मानकर चलिए आपको संतुष्टि नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपको मन आपका भरेगा नहीं उस चीज से। कि आपका सपोज संतान का कारक पीड़ित है तो आपको संतान होगी, एक से ज्यादा होंगी, सब कुछ मिलेगा, मगर संतान से आपको संतुष्टि नहीं होगी। जैसा आप चाहेंगे वैसी संतान नहीं मिल पाएगी, जैसे वो ग्रो नहीं करेगी, आप उससे असंतुष्ट रहेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैरिज का कारक वीनस आपका एफ्लिक्टेड है, तो आपको यहाँ पर ये मान के चलिए कि हमें
मैरिड लाइफ में संतुष्टि नहीं होगी, आप असंतुष्ट होंगे, इस तरीके से होता है। तो जब भी कारक भाव में बैठ जाए और अब उसे अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले, तो वो आपका कारको भाव नाशाय होता है पार्शियली, अभी भी पूरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। मगर यहाँ ये भाव का नुकसान आपका करेगा, लॉस आपको करेगा। जो रिजल्ट है, जितने एक्सीलेंट आप सोच रहे हो उतने एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और रिजल्ट मिल भी गए तो आपको रिजल्ट से रिलेटेड परेशानी होगी। अब कारको भावनाशय का असली कंसेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मैंने क्लास के बिगिनिंग में कई सारी चीजें बोली थी, आज की क्लास में हम देखेंगे मैं कितना करा पाऊंगा। वीडियो बड़ा होगा तो मैं कुछ कंसेप्ट को अगली क्लास के अंदर लूंगा। अब देखिए, एक दूसरा कारको भावनाशय जब भी आपको चेक करना है, केवल D1 चार्ट से कारको भावनाशय पूरी तरीके से पता नहीं चलता। कारको भावनाशय का मेन कंसेप्ट अब आता है, आपका हर एक भाव से रिलेटेड, हर एक काम से रिलेटेड एक डिविजनल चार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, मैरिज से रिलेटेड डिविजनल चार्ट D9 है, नौकरी से रिलेटेड डिविजनल चार्ट D10 है, संतान से रिलेटेड डिविजनल चार्ट D7 है। अब देखिए, कारको भावनाशय को पूरी तरीके से कब देखना है, पूरी तरीके से कब ये अप्लाई होगा। D1 चार्ट के अंदर यदि आपका कारक भाव में बैठा है, उसे मैलिफिक प्लैनेट ने देख लिया, तो वो कुछ हद तक आपका उसके कारकत्वों के अंदर परेशानी क्रिएट करेगा। मगर सबसे बड़ी परेशानी कब आने वाली है? अब आप सबसे बड़ी परेशानी और एक्चुअल में कारको भावनाशय को देखना चाहते हो, तो उस काम से रिलेटेड डिविजनल चार्ट में चले जाइए। जैसे मैरिज के लिए आप D9 डिविजनल चार्ट में चले जाइए। D9 डिविजनल चार्ट की लग्न आपके 7वें भाव को रिप्रेजेंट करती है। D9 डिविजनल चार्ट की लग्न के अंदर डी जो आपका मैरिज का कारक जाकर बैठ गया। D9 चार्ट को यहां पर मैरिज का चार्ट लेकर चल रहे हैं। D9 चार्ट आपकी और भी बहुत सारी चीजों का चार्ट होता है, मगर D9 चार्ट की लग्न के अंदर मैरिज का कारक वीनस जाकर बैठ गया मेल नेटिव के लिए, और फीमेल नेटिव के लिए मैरिज का कारक यहां पर जुपिटर जाकर बैठ गया नवांश कुंडली की लग्न में, और उसे अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले। अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले तो वहां पर वो कंप्लीट मैरिज के लिए कारको भावनाशय हो जाएगा। अब आपको मैरिज का जो टेस्ट है वो कभी भी सही नहीं मिलेगा। मैरिज हो सकता है हो भी ना, वो मैरिज होने में भी डिफिकल्टी क्रिएट करेगा यदि आपका डिविजनल चार्ट के अंदर कारको भावनाशय है। मैं सूत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप डिविजनल चार्ट में जाइए, कंसर्न में मैरिज के लिए D9 में गए। D9 के अंदर आपने देखा D9 की लग्न आपके 7वें भाव को रिप्रेजेंट करती है। लग्न के अंदर यदि आपका शुक्र बैठा हुआ है मेल नेटिव के, और उसको कोई अशुभ ग्रह सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु एक्सिस आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए वहां मैरिज, नो मैरिज का योग भी बनता है, और मैरिज होगी तो वहां पर मैरिज के अंदर संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम होगा। फीमेल नेटिव की कुंडली की लग्न के अंदर यदि D9 चार्ट की लग्न में जुपिटर चला जाता है, जो कि आपका मैरिज का कारक है, पति का कारक है, तो ऐसी फीमेल नेटिव को पति मिलने में डिफिकल्टी होगी यदि जुपिटर पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या लग्न में जुपिटर के साथ कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, मतलब जुपिटर अफ्लिक्टेड है, लग्न अफ्लिक्टेड होगी D9 की। अब प्रोफेशन के लिए सपोज आप नौकरी देखना चाहते हो, तो आप D10 चार्ट की लग्न पर चले जाइए। यदि D10 चार्ट में आप नौकरी कर रहे हो, D10 चार्ट की लग्न में नौकरी का कारक ग्रह सैटर्न बैठ गया है, और उसको कोई अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु एक्सिस बन गया, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, सूर्य एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको नौकरी से रिलेटेड, नौकरी मिल भी गई तो पहली बात तो मिलने में डिफिकल्टी होगी, और मिल भी गई तो आपको नौकरी का स्वाद, टेस्ट, एंजॉय आप नहीं करेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप पीड़ित रहेंगे, आपको नौकरी में मजा नहीं आएगा। दिस इज द कारको भावनाशय। D7 चार्ट में यदि आप संतान से रिलेटेड देखते हो, आप देखते हो कि आपके सप्तांश D7 चार्ट की लगने के अंदर गुरु जुपिटर जाकर बैठ गए, और उन पर अशुभ ग्रह की दृष्टि, अशुभ ग्रह का कंजंक्शन है, तब ये कारको भावनाशय है। तो कारको भावनाशय के दो पैरामीटर हैं, दो स्टेजेस हैं। कारको भावनाशय पूरी तरीके से कब इफेक्टिव होता है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि आपके D1 चार्ट की कुंडली के किसी भी भाव का कारक D1 चार्ट के उसी भाव में बैठ जाए, मगर वो कारको भावनाशय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उसको एक अशुभ ग्रह उससे एसोसिएट ना हो, एस्पेक्ट करे या कंजक्ट करे, अब कारको भावनाशय हो जाएगा और वो भाव से रिलेटेड रिजल्ट के अंदर कमी लेकर आएगा। मगर पूरी तरीके से आपको देखना है तो आप कंसर्न डिविजनल चार्ट में भी जाएंगे।
सपोज आपके 7वें भाव में शुक्र आकर बैठ गया, उसको अशुभ ग्रह देख रहा है, तो कारको भाव नशा है, आपकी मैरिड लाइफ का टेस्ट कम होगा। मगर आप D9 में जा रहे हो, D9 में भी शुक्र यदि लग्न में बैठा है और उसे भी यदि अशुभ ग्रह देख रहा है, अब ये कंप्लीट कारको भाव नशा हो गया, वो आपकी मैरिज नहीं होने देगा, और मैरिज होगी तो आपका मैरिड लाइफ के अंदर डिफिकल्टी आएगी। दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर कारको भाव नशा बनता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि भाव में कारक बैठ गया और उसको कारको भाव नाशाय बोल देते हैं, ये करेक्ट नहीं है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको बताया, आपने क्या लिखा था, मैंने क्या बताया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप उसको कंपेयर करेंगे। अब कमेंट्स भी करिएगा, आपको पहले से मालूम है तो। नेगेटिव वे में कमेंट्स का कोई फायदा नहीं होता, पॉजिटिव वे में कमेंट करिएगा। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो, हम ऐसा मानते हैं, वो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, और वो सपोज हम कुछ गलत भी बोल जाए उन्हें भी माफ कर देते हैं, और हमारे वर्ड में यदि एरोगेंस लिखती है उसे भी वो माफ कर देते हैं। कई बार हम बोलते समय ऐसा बता देते हैं कि शायद हमें ही पता है, ऐसा नहीं है, हमें पता है, मगर अधिकतर लोग उसमें गलतियां करते हैं, उन चीजों को यहाँ पर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं यहाँ पर, जो लोग वर्सफल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, 1 जून से हमारा वर्सफल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वही नंबर है 9013798899। अब एक और मैं बहुत कंसेप्ट की बात करूंगा जिसके बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। अष्टम अधिपति दोष। अष्टम अधिपति दोष एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये अंडररेटेड कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इससे बड़ा यूजफुल कोई भी कंसेप्ट नहीं है जिसे हम अक्सर यूज नहीं करते। अब नोट करिएगा अपनी कॉपी पर कि आप अष्टम अधिपति दोष को क्या समझते हो और उसको किस तरीके से यूज करते हो। क्या आपने वो कभी यूज किया है, प्रॉपरली यूटिलाइज किया है कि अष्टम अधिपति दोष क्या है। अब हम अष्टम अधिपति दोष की बात करते हैं। 8th लॉर्ड जो भी होता है उसको अष्टम अधिपति दोष लगता है। 8वें भाव के अंदर जो भी राशि है उसके स्वामी को आपकी कुंडली के अंदर अष्टम अधिपति दोष लगता है। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे। और बहुत सारे क्या है, मतलब आप ये मान के चलिए कि मिसकंसेप्शन ही है। एक्चुअल रियलिटी में अष्टम अधिपति दोष को हम बहुत ही कम यूटिलाइज करते हैं। अष्टम अधिपति दोष में एक तो ये कहा गया है कि लघु पराशरी आप पढ़ोगे तो हम कहेंगे कि चंद्रमा और सूर्य 8th लॉर्ड के बारे में कंसेप्ट है, पहले वो बता देता हूं लघु पराशरी के हिसाब से, जो कि मेरी राय में वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। वो केवल लघु पाराशरी में, बाकी शास्त्रों में इस तरीके से नहीं है। लघु पाराशरी क्या कहती है कि जो 8वें भाव का स्वामी है, एज ए 8th लॉर्ड, वो शुभ होगा, अशुभ होगा या न्यूट्रल होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा उसकी दूसरी राशि किस भाव के अंदर है। यदि उसकी दूसरी राशि यदि शुभ भाव में है तो एज ए 8th लॉर्ड वो शुभ हो जाएगा। दूसरी राशि अशुभ भाव में है तो एज ए 8th लॉर्ड वो अशुभ हो जाएगा। और दूसरी भाव राशि न्यूट्रल भाव में है तो एज ए 8th लॉर्ड वो न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कैंसर लग्न की कुंडली बना लीजिए। कैंसर लग्न की कुंडली में 4 साइन लग्न में होता है, 10 साइन 7वें भाव में होता है, 11 साइन 8वें भाव में होता है। अब अष्टम अधिपति हो गया शनि, 8th लॉर्ड। तो 8th लॉर्ड आपका 7th हाउस का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है। अब शनि को आपने देखना है एज ए 8th लॉर्ड। तो आप क्या कहोगे, लघु पाराशरी के हिसाब से शनि की दूसरी राशि 7वें भाव के अंदर है, 10 नंबर साइन 7वें भाव में, 7वें भाव का स्वामी न्यूट्रल होता है। तो शनि एज ए 7th लॉर्ड न्यूट्रल है, तो एज ए 8th लॉर्ड भी उसे हम न्यूट्रल ही मानेंगे। एज ए 8th लॉर्ड प्लेनेट को कैसा मानेंगे, जहां उसकी दूसरी राशि जहां पर है उस तरीके से मानेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि बुध आपका की राशि आपका 5वें भाव के अंदर है, 3 साइन। बुध की राशि 5वें भाव के अंदर है, 3 साइन। तो बुध की राशि 5वें भाव के अंदर 3 साइन कब होगी, जब आपकी एक्वेरियस लग्न की कुंडली है, 11 नंबर की कुंडली है, तो आपके 5वें भाव के अंदर 3 साइन आएगा, 7वें भाव के अंदर आपका 5 साइन आएगा, और 8वें भाव के अंदर 6 साइन आएगा। मतलब बुध एक्वेरियस लग्न की कुंडली के लिए 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हो गया, 2 लॉर्ड्स पे। अब एज ए 8th लॉर्ड बुध क्या होगा एक्वेरियस लग्न की कुंडली के लिए। तो लघु पाराशरी कहती है कि एज ए 8th लॉर्ड आपको देखना है तो उसकी दूसरी राशि कहां पर है। तो बुध की दूसरी राशि आपके 5वें भाव के अंदर है, और 5वां भाव को हम शुभ भाव मानते हैं, इसलिए बुध को एक्वेरियस लग्न की कुंडली में एज ए 8th लॉर्ड शुभ मान लेंगे। यह लघु पाराशरी का कंसेप्ट है। अब हम इसमें बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट के अंदर, बहुत ही ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अष्टम अधिपति दोष पर अब मैं आ जाता हूं। अब सूर्य और चंद्रमा के केस में क्या है, देखिए नियम अलग से दिए हुए हैं लघु पाराशरी में।
सूर्य आपका 8th लॉर्ड है, अब उसकी राशि 5 साइन में है, तो लघु पाराशरी कहती है कि लॉर्डशिप आपकी उसकी दूसरी राशि पर निर्भर करेगी। सूर्य की दूसरी राशि है ही नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे। ऐसे ही चंद्रमा की एक राशि 4 है, सपोज 8वें भाव के अंदर 4 साइन है, आपका सेजिटेरियस लग्न की कुंडली के अंदर 8वें भाव में 4 साइन होता है। आप चंद्रमा को कैसे डिसाइड करोगे एज ए 8th लॉर्ड, क्योंकि उसकी दूसरी राशि तो है ही नहीं कहीं भी कुंडली में। तो इन दोनों के लिए वहां पर लिखा हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम अधिपति होने का दोष नहीं लगता। तो उसको क्या मान लेते हैं अधिकतर लोग, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, बुरे नहीं होते, अष्टम अधिपति होने का दोष नहीं लगता। इसका मतलब उन्हें क्या कह देते हैं, न्यूट्रल कह देते हैं सब लोग कि यदि सूर्य और चंद्रमा 8th लॉर्ड हो गए तो वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि उनकी दूसरी राशि है ही नहीं, तो उन्हें हम बेनिफिक भी नहीं मानेंगे, मेलिफिक भी नहीं मानेंगे, न्यूट्रल मान लेंगे। ये तो क्या है जो प्रचलन में है, जो माना जाता है, वो चीज मैंने बताई है। मगर दरअसल आप ये मान लीजिए 8th लॉर्ड ऑलवेज मेलिफिक होता है, उसकी दूसरी लॉर्डशिप कहीं हो, लघु पाराशरी कुछ भी कहती हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, अष्टमेश, अष्टम अधिपति दोष का मतलब होता है अष्टमेश को जो दोष लगता है उसे अष्टम अधिपति दोष बोलते हैं। मगर एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर आप सभी क्लासिक्स को पढ़ोगे तो अष्टमेश कभी भी शुभ नहीं हो सकता, जबकि ये आपका पाराशरी का भी श्लोक है, रंद्रेशो ना शुभ प्रदा, रंद्रेश कभी भी शुभ नहीं होता। तो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं हमारे बहुत सारे महान लेखक, वो कहते हैं कि इसमें ये लिखा है वो शुभ नहीं होता, मगर ये नहीं लिखा हुआ है अशुभ होता है। मगर अष्टमेश अशुभ होता है, और सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह आपकी कुंडली का अष्टमेश है। आपका जो मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूं उसको अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारी लग्न की कुंडलियों के अंदर आप एरीज लग्न की कुंडली के अंदर देखिएगा आपका मार्स अष्टमेश होता है, टॉरस लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिएगा वीनस अष्टमेश होता है, एरीज लग्न की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली के लिए मार्स लग्नेश भी होता है, अष्टमेश भी होता है। टॉरस लग्न की कुंडली के लिए वीनस लग्नेश भी होता है, अष्टमेश भी होता है। वही लघु पाराशरी कहती है कि लग्नेश ऑलवेज शुभ होता है, बेनिफिक ही होता है, मेलिफिक नहीं होता। अब इस चक्कर में लग्नेश शुभ होता है ये तो लिखा हुआ है उसने, मगर ये थोड़ी लिखा है कि वो लग्नेश यदि अष्टमेश हो जाएगा तभी भी शुभ होगा। लग्नेश यदि अष्टमेश होगा तो वो दो तरीके से बिहेव करेगा। लग्नेश अष्टमेश की तरह शुभ होगा ओनली इन वन कंडीशन, जो कि हमें कहीं नहीं बताई जाती, या तो वो लग्न और 8वें भाव में बैठा हुआ है तब तो वो शुभ प्लेनेट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने ही भावों के अंदर बैठा हुआ है। मगर लग्नेश एरीज लग्न की कुंडली में मार्स और कहीं भी जाकर बैठ गया वो उस भाव को बर्बाद कर देगा लग्नेश होते हुए भी, क्योंकि जो लग्नेश की शुभता है, बेनिफिक जो स्ट्रेंथ है लग्न की, अच्छा करने की जो ताकत है, उसके 8th लॉर्ड में बुरा करने की ताकत के कंपैरिजन में बहुत कम है। एक लग्नेश सपोज उसके अंदर 20 ताकत है तो अष्टमेश में 100 ताकत है, अष्टमेश आप 5 गुना ज्यादा पावरफुल होता है लग्नेश से। तो आप एक ही प्लेनेट को एज ए लग्नेश और एक ही प्लेनेट को एज ए अष्टमेश बिहेव करोगे तो ओवरऑल वो जिस जगह पर भी जाकर बैठेगा उस जगह को वो खराब करेगा, क्योंकि अष्टमेश जिसके साथ बैठ जाएगा, जिस जगह पर जाकर बैठ जाएगा, उन सभी को प्रभावित करेगा, खराब करेगा। एक कंडीशन है केवल इसके अंदर, मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं, क्या प्रचलन है क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है आपका लग्नेश ऑलवेज शुभ होगा यदि वो अपनी ही राशियों में बैठा हो। मैं एरीज और टॉरस के लिए बता रहा हूं, जब वो अष्टमेश नहीं है तो शुभ हो ही गए, मगर जब वो अष्टमेश है लग्नेश, कि वो अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, तो उसे आप शुभ नहीं कह सकते। वो केवल दो कंडीशन में शुभ होगा, या तो वो फर्स्ट भाव में बैठा हो या 8वें भाव के अंदर बैठा हो, और कहीं भी जाकर बैठेगा आपका 8th लॉर्ड यदि उसकी जो मर्जी दूसरी लॉर्डशिप हो, कोई सी भी दूसरी लॉर्डशिप हो, 8th लॉर्ड को आप ये मान लीजिएगा वो आपका ऑलवेज अशुभ होगा, चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप जो मर्जी हो, वो आपकी कुंडली के जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठेगा। 6 से 12 के लॉर्ड जिस भाव के अंदर भी जाकर बैठते हैं, जिस प्लेनेट के साथ जाकर बैठते हैं, जिस प्लेनेट को एस्पेक्ट करते हैं, जिस राजयोग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी को खराब करते हैं। सपोज आपका कैंसर लगने की कुंडली में शनि आपका 7th और 8th लॉर्ड है, एज ए 7th लॉर्ड वो राजयोग कहीं पर भी बना रहा है तो वो राजयोग फल नहीं देगा, क्योंकि वो 8th लॉर्ड होने की वजह से उस राजयोग में पीड़ा ज्यादा लाएगा बजाय उसके बेनिफिशियंस के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस अष्टम अधिपति दोष के 3 कंसेप्ट ध्यान कर रखकर चलेंगे। पहला तो यह है कि सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टम लॉर्ड है तो उन्हें बेनिफिक मानने की गलती ना करें, न्यूट्रल मानने की गलती ना करें, वो भी आपको खराब ही रिजल्ट देंगे जहां पर जाकर बैठेंगे।
वो आपका खराब ही करेंगे। और ये आप कह सकते हो कि उनकी इंटेंसिटी खराब करने की कम होगी। उन्हें न्यूट्रल कहा गया है, मगर वो न्यूट्रल नहीं होते, नेगेटिव ही होते हैं। इसी तरीके से लग्नेश भी यदि अष्टमेश बन गया तो वो केवल दो ही कंडीशन के अंदर ठीक रहेगा, जब वो अपनी ही राशियों में बैठा है। लग्नेश अष्टमेश होकर किसी और राशि में जाकर बैठेगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बाकी कंसेप्ट पर आप इंतजार कीजिएगा, हम कमिंग क्लास के अंदर बात करेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप जब भी कोई भी वीडियो में कोई भी कंसेप्ट देखते हो तो आप जरूर कमेंट करें, ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार, धन्यवाद।